हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ एंट्रेंस। तो हम लोग यहाँ पर अपना आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इसे कंक्लूड करेंगे, द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ओके। तो लास्ट क्लासेस में हमने देख लिया था अपना बाकी सारा कुछ, कैसे कांग्रेस की डोमिनेंस आई, उसका क्या रिजल्ट रहा। हमने फैक्शनलिज्म के बारे में देखा, कैसे कांग्रेस ने उसको मैनेज किया फैक्शनलिज्म को, और कैसे फैक्शनलिज्म ने ऑल टुगेदर कांग्रेस को फ्रॉम इनसाइड मजबूत किया, इन कॉन्ट्ररी टू उसे कमज़ोर करने के। तो आज यहाँ पर हम लोग अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट अपोजिशन पार्टीज़ को समझने में, कैसे उनका फॉर्मेशन हुआ, कौन कौन उनके लीडर्स थे, मेजर लीडर्स थे, ठीक है, और उनकी क्या आइडियोलॉजी रही, किस वजह से वो कांग्रेस से अलग रहे, और उनका पॉलिटिकल कैरियर आज तक का क्या रहा। तो ये होगा हमारा आज का यहाँ पर एजेंडा, और इस पर हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। ओके। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहली पार्टी है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्टी जो हमारे सामने है, वो है भारतीय जनसंघ। ठीक है। तो भारतीय जनसंघ का क्या आइडियोलॉजी था, ये कैसे अलग थे, ये सब हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है। तो ये क्या है, भारतीय जनसंघ का यहाँ पर सिंबल है, और ये 1951 से 77 तक ये पार्टी थी। अब इसका बैकग्राउंड और प्रेजेंट में इसका क्या फॉर्म है, ये हमें देखना है। तो भारतीय जनसंघ जो रचना थी ना, ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पार्टी थी। ओके। ये 1951 में फॉर्म हुई, और इनके जो फाउंडर थे वो थे यहाँ पर क्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। तो यहाँ पर आपके सामने फोटो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की। ठीक है। साथ में अब अगर आप देखो कि कोई भी एक पार्टी अगर आ रही है 1951 में, इट मीन जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसने लीनियज ली होगी किसी ना किसी ग्रुप की, या फैक्ट्स या किसी फैक्शनलिज्म की। तो वो क्या था इनका, वो था इनका राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, या जिसे हम आरएसएस बोलते हैं, या फिर आप हिंदू महासभा के फॉर्म में भी इसे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि ये इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद ही क्यों नहीं हुई, तो या फिर क्यों किया गया। तो उस समय क्या है, एक्चुअली राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ऊपर क्या है, बैन लगा दिया गया था। हमारे होम मिनिस्टर जो थे उस समय, जो हमारे होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उन्होंने इन पर बैन लगा दिया था ऑल टुगेदर इनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो इसी वजह से कुछ डिले हुआ इनके फॉर्मेशन में। और आप हिंदू महासभा को भी ट्रेस कर सकते हो। इट मीन्स ये जो आइडियोलॉजी थी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की और हिंदू महासभा की, इनकी आइडियोलॉजी को लेकर के एक पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन किया गया, क्योंकि ये दोनों क्या थे, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थे, ये सब क्या थे, ये ग्रुप्स थे। ये क्या थे, ये ग्रुप थे। ये दीज वर नॉट दी पॉलिटिकल पार्टीज, दीज वर दी ग्रुप्स व्हिच वर हैविंग देयर आइडियोलॉजी एंड दे वर इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिटी ऑफ द कंट्री। ओके। तो अब इनकी बेसिक आइडियोलॉजी क्या थी, इनकी आइडियोलॉजी थी काफ़ी वेस्टर्न इन नेचर। ठीक है। वेस्टर्न नेचर क्या था, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में अगर आप देखोगे, तो जैसे वहाँ पर फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, या ब्रिटेन हो गया, तो उनका मानना क्या होता है कि हर एक कंट्री का एक आइडिया होता है, और उस हर एक कंट्री में एक ही कल्चर होता है, और एक कल्चर का एक नेशन होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब फॉर एग्जांपल जो फ्रांस है, तो फ्रांस के लोगों का क्या एक आइडिया है, वो बेस्ड है कि वो फ्रेंच बोलने वालों पर। ठीक है। और हर फ्रेंच बोलने वालों का एक कल्चर होता है। ठीक है। कल्चर मतलब वहाँ पे आपको हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियंस ये सब दिखाई नहीं देंगे। जो फ्रांस के लोकल लोगों का कल्चर है, सिर्फ वही वो एक्सेप्ट करेंगे एज अ कल्चर, और एक कल्चर के बेसिस पर ही वो मानेंगे कि ये एक नेशन है। इसका मतलब ये है कि इनका कहना था कि अगर आप इंडिया का फॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप इंडिया का फॉर्मेशन कर रहे हो, तो इंडिया का पूरे एक कल्चर होना चाहिए। बट इसकी प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया इतना ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है कि यहाँ पर आप 100 to 200 किलोमीटर अगर आप ट्रैवल करोगे, तो आपको लैंग्वेज चेंज होती हुई मिल जाएगी, लोगों के ट्रेडिशन चेंज होते हुए मिल जाएंगे। तो ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज़ थी कि इंडिया को आप डिफाइन करो एक कल्चर और एक नेशन पर। ठीक है। तो ये इनके साथ एक प्रॉब्लम थी, और स्टार्टिंग में इसीलिए इन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा इनको प्रोग्रेस प्रोग्रेस नहीं मिली। बट इनका मानना ये था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कंट्री को काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा इंडिया का कल्चर और ट्रेडिशन जो है। ठीक है। तो एक्चुअली इसको देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक पाकिस्तान से मिलती हुई इनकी आइडियोलॉजी थी कि एक नेशन होना चाहिए, उसका एक रिलीजन होना चाहिए, एक नेचर होना चाहिए, एक आइडियोलॉजी। बट हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट के लोग चाहते हैं कि वो ट्राइबलिज्म को फॉलो करें, या सेंट्रल इंडिया के लोग चाहते हैं वो ट्राइबलिज्म को फॉलो करें, या वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करें, या फिर नॉर्थ इंडियन चाहते हैं वो हिंदी बोले, साउथ इंडियन चाहते हैं वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ बोलें, या मलयालम बोलें, तो उनकी अपनी लैंग्वेज हो सकती है, उनके अपने कल्चर, उनके अपने फेस्टिवल्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है,
बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने मार्क कर रखी हैं। तो भारतीय जनसंघ का क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इनके फाउंडिंग फादर कौन थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। इन्होंने अपनी लीनियज कहाँ से ली थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा से। आइडिया इनका आपको समझ में आ गया। अब इनके कुछ पार्टी के इंपॉर्टेंट लीडर्स, दीनदयाल उपाध्याय जी काफ़ी फेमस हैं, आजकल हर जगह इनका नाम रहता है हर स्कीम में, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बलराम माधोक। तो ये आपसे एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। साथ ही में अगर आप इनका प्रेजेंट फॉर्म देखना चाहेंगे तो आपको आज की जो भारतीय जनता पार्टी है वो ट्रेस करती है अपनी रूट को भारतीय जनसंघ से। इट मीन्स भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम करती है कि ये इन्हीं जो लीडर्स हैं इनकी आइडियोलॉजी के ऊपर, इसी आइडियोलॉजी के ऊपर वो वर्क करती है, और वो हमें कहीं ना कहीं देखने को भी मिलता है। अब जो अगली इंपॉर्टेंट पार्टी हमारे सामने है वो है स्वतंत्रता पार्टी। अब इस पार्टी की खास बात यह है कि जैसा कि हमने पिछली पार्टी में देखा, वहां पर क्या था कि वो पार्टी निकली ही कांग्रेस से नहीं थी, वो अलग से थी, शुरू से ही हिंदू महासभा अलग थी और आरएसएस का आइडियोलॉजी एकदम अलग थी। आरएसएस के जो वहां पर इनके वर्कर्स थे, कहीं ना कहीं गांधी जी की मर्डर में इनका इन्वॉल्वमेंट था। तो इनकी आइडियोलॉजी कभी कांग्रेस की सेम रही नहीं, बट जो स्वतंत्रता पार्टी है इसका साथ ये इंपॉर्टेंट है कि ये कांग्रेस का ही, जो हमने देखा था ना पहले कि फैक्शनलिज्म, ये उसी फैक्शनलिज्म का एक रिजल्ट था, ठीक है। तो ये फैक्शनलिज्म क्या हुआ, कुछ ओल्ड कांग्रेसमैन थे जैसे कि सी राजगोपालाचारी जी, इनकी फोटो आप देख सकते हो। ये यहाँ पर अमृता कौर है, ये स्वतंत्रता पार्टी की पार्ट नहीं थी, बट मैं फॉर रेफरेंस बता रहा हूँ आपको सिर्फ। और ये है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी। तो यहाँ पर इनके जो मेन लीडर है स्वतंत्रता पार्टी के वो थे सी राजगोपालाचारी जी। ओके, ये क्या थे यहाँ पर इनके मेन लीडर थे। के एम मुंशी हो गए, या फिर एन जी रंगा या मीनू मासानी, ये इनके इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। अब इनकी थोड़ी स्टोरी देखते हैं कि डेवलपमेंट की स्टोरी क्या है, स्वतंत्रता पार्टी कैसे एग्जिस्टेंस में आई। तो ये सारा कुछ स्टार्ट होता है ना अगस्त 1959 में। यहाँ पर क्या होता है, नागपुर रेजोल्यूशन पास किया जाता है, और इसके अंदर कांग्रेस ये बोलती है कि अब ये लैंड सीलिंग्स करेंगे। लैंड सीलिंग्स का मतलब क्या है, एक्चुअली हमने देखा था ना जमींदारी व्यवस्था के बारे में, पढ़ा आपने हिस्ट्री में कि कैसे जमींदार हुआ करते थे, उनके पास पूरे पूरे गांव की पूरे पूरे एरिया की जमीन से राइट हुआ करते थे। तो इससे हुआ क्या ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हमने ये देखा कि कंट्री के अंदर काफी ज्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इस वजह से क्योंकि लोगों के पास लैंड्स नहीं है। मेजोरिटी ऑफ द 75 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन उस समय हमारी एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, ठीक है। और जब हमारी एग्रीकल्चर पे बेस्ड जहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है अगर हमारे पास, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि अगर एग्रीकल्चर पे बेस्ड है और उनकी इकोनॉमी और उनके पास लैंड ही नहीं है, तो वो कैसे अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को गारंटी कर पाएंगे या सफाइस कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया कि वो लैंड सीलिंग करेंगे। इसका मतलब वो डिसाइड करेंगे कि हर एक आदमी के पास मैक्सिमम कितनी लैंड हो सकती है, और जो भी उसके पास एक्सेस अमाउंट में लैंड होगी उस लिमिट से ज़्यादा उसको वो बाकी सभी जो लोग हैं उनमें बराबरी से बांट देगी, ताकि सबके पास कुछ ना कुछ इकोनॉमिक करंट एक्टिविटी करने के लिए कुछ ना कुछ इनके पास इनकम सोर्स बने। तो इस जो फैसले का, या फिर इनका जो कोऑपरेटिव फार्मिंग का फैसला था, या फिर जिनका फैसला था कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे इकोनॉमी ऑफ द कंट्री में, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या इनको पसंद नहीं आ रही थी। ये क्या थे एक्चुअली, ये कैपिटलिस्ट माइंडसेट के लोग थे, ठीक है। और जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, या फिर उस समय की जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, वो थोड़ा सोशलिस्ट माइंडसेट में थी, या फिर वो थोड़ा सोशलिस्ट टिल्ट था उनके अंदर। इनका मानना ये था कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होना चाहिए इकोनॉमी पर, ठीक है। ये होता है बेसिक फॉर्मूला या बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी क्या है कि गवर्नमेंट वही अच्छी जो कम रूल करे। इट मीन्स गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ उन जगहों पर इंटरफेयर करना चाहिए जहां पर ज़रूरत है, इकोनॉमी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सिर्फ पब्लिक को सिक्योरिटी देनी चाहिए, पुलिसिंग सिस्टम अच्छा करना चाहिए, बस इतना रोल होना चाहिए। तो ये इनका मानना था। इसी को लेकर के 1959 में क्या है, कांग्रेस पार्टी में बाइफर्केशन होता है, और ये अपना अलग जो ग्रुप था इनका, ये सी राजगोपालाचारी जी का और के एम मुंशी जी का, इन्होंने अपने अलग एक पार्टी फॉर्म कर ली, और उस पार्टी का नाम रखा द स्वतंत्रता पार्टी। अब इनकी आइडियोलॉजी आप समझ गए, इनका बैकग्राउंड आप समझ गए, ठीक है। तो ये सारा कुछ था जिनका ये अपोजिशन करते थे, और ये इनकी एक पॉलिसी थी। साथ ही में ये क्या समझ करते थे, और साथ ही में इनका मानना ये था, क्योंकि देखिए क्या है, उस समय अगर हम देखें तो थोड़ा इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से कनेक्ट करना भी जरूरी है। वो कैसे, हम देख रहे थे उस समय कोल्ड वॉर चल रही थी। क्या चल रही थी उस समय, उस समय चल रही थी हमारे सामने कोल्ड वॉर, ठीक है। तो
कोल्ड वॉर में क्या था, हमें पता है कि पूरा जो वर्ल्ड है दो, वहां पर भी क्या फैक्शनलिज्म हो रखा था, दो ब्लॉक्स बन रखे थे, एक यूएसआर का ब्लॉक था और एक क्या था हमारा यूएसए का ब्लॉक। ठीक है, तो ये यूएसआर का ब्लॉक था ये सोशलिस्ट था, और ये यूएसए का ब्लॉक था वो क्या है कैपिटलिस्ट था। वो क्या था, वो कैपिटलिस्ट था। तो जो हमारे नेहरू जी थे उनका थोड़ा टिल्ट सोशलिज्म की तरफ, तो उनका टिल्ट जाहिर सी बात है यूएसआर की तरफ था। साथ ही में हमारी एक पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की, ये दोनों चीजों को लेकर के, मतलब वो नॉन अलाइनमेंट को लेकर के भी, और जो हमारे टाइज थे सोवियत यूनियन के साथ या यूएसआर के साथ, इसको लेकर के क्या है, स्वतंत्रता पार्टी के लीडर्स को ऑब्जेक्शन थी। इनका मानना था कि हमारे टाइज यूएसए के साथ ज्यादा होने चाहिए, ना कि सोवियत यूनियन के साथ। तो ये इनकी पॉलिसी थी। अब जब इनकी ये पॉलिसी होगी तो आप लोग खुद सोचिए कि इनके सपोर्टर्स कौन होंगे। तो इनके सपोर्टर्स होंगे लैंडलॉर्ड्स एंड प्रिंसेस। क्यों होंगे? क्योंकि जो लैंड सीलिंग एक्ट था ना, उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर पड़ने वाला था, इन्हीं लोगों पर, क्योंकि सबसे ज्यादा लैंड इनके पास थी। तो जिसके पास लैंड है वो क्यों चाहेगा कि लैंड की सीलिंग हो? ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ये क्यों चाहेंगे लैंड की सीलिंग हो? तो इन्हें क्या है, प्रॉब्लम थी इससे, तो ये लोग सपोर्ट कर रहे थे। साथ में अगेन इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस क्लास, अब ये क्यों सपोर्ट करेंगे, फिर से खुद सोचिए। क्योंकि ये लोग क्या है, कैपिटलिस्ट माइंडसेट के थे। तो कैपिटलिस्ट हमेशा चाहेंगे कि, जो मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट हमेशा चाहेंगे कि कैपिटलिस्ट काइंड ऑफ गवर्नमेंट आए। ठीक है, बट इससे प्रॉब्लम क्या होगी, अगेन फिर से खुद सोचिए। उस समय इतनी ज्यादा इकोनॉमी इनइक्वालिटी थी कि बहुत कम लोग ऐसे थे जो इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन थे। ठीक है, जमींदार और लैंडलॉर्ड से बहुत कम रहे होंगे। तो कम होने का मतलब क्या है, इनके पास कोई भी एक डेडिकेटेड कैडर नहीं होगा। इनके पास क्या है, बहुत छोटा सा सोशल बेस होगा जो इनको सपोर्ट करेगा। और डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में हमेशा वही पार्टी सक्सेसफुल होगी जिसके पास ज्यादा वोट्स होंगे। ठीक, तो इनके पास तो वोट्स मिलेंगे ही नहीं, तो धीरे धीरे देखने को क्या मिलेगा, इनके पास ऑर्गेनाइजेशनल कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, और ये पार्टी धीरे धीरे कहीं ना कहीं इधर उधर होती रहेगी और गायब हो जाएगी। तो ये हमने दो पार्टीज के बारे में देखा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, थोड़ा इसको कंक्लूड करते हैं यहाँ से। ठीक है, हमने दो पार्टीज के बारे में देखा, अब इसको हम लोग चाहते हैं धीरे धीरे कंक्लूड करना अपने पूरे चैप्टर को, कि विद रिस्पेक्ट टू अपोजिशन पार्टी क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। तो ऑल द एग्जिस्टिंग अपोजिशन पार्टी सक्सीडेड इन गेनिंग ओनली अ टोकन रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसका मतलब क्या है, ये हमने देखा था कि कैसे 1950 और 52 में जो इलेक्शंस होते हैं, तो जो सबसे सेकंड बड़ी पार्टी वो निकल करके आती है सीपीआई, 16-17 सीटें पाती है। इसका मतलब इनका, इनके पास कोई एक बेस नहीं था, बहुत नैरो बेस था। सिर्फ टोकन के रूप में इनको रिप्रेजेंटेशन मिला लोकसभा में। टोकन के मतलब सिर्फ सिग्निफिकेंस के लिए, एक सीट्स, दो सीट्स, 13-15 सीट्स, तो ये क्या है, इनका टोकन रिप्रेजेंटेशन था। बट उसके बाद भी क्या है, इन्होंने काफी एक क्रूशियल रोल प्ले किया इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द सिस्टम। कैसे प्ले किया? ऐसे प्ले किया कि भले इनकी ये लोग कम रहे हों, बट इनकी आवाज को सुना जाता था। इट मीन्स इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी टॉपिक के ऊपर, इसको इसको क्या है, इसको एक बेस दिया जाता था, इसको एक इंपॉर्टेंस दी जाती थी। और ऑफ कोर्स ये कांग्रेस पार्टी की एक अच्छी बात थी। साथ ही में क्या होता था, साथ में ही, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फैक्शनलिज्म काफी था कांग्रेस के अंदर। जब फैक्शनलिज्म होगा तो क्या होगा, अपोजिशन पार्टी कहीं ना कहीं ट्राई करेंगी कि जो फैक्शनलिज्म का जो ग्रुप है, जो उनकी खुद की पार्टी से अलाइंड है, उसको थोड़ा वो इन्फ्लुएंस करे। तो इस इन्फ्लुएंस के सिस्टम की वजह से क्या है, ये लोग कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट के अंदर या कांग्रेस पार्टी के अंदर जो फैक्शनलिज्म था उसका फायदा उठा करके जो एंटी डेमोक्रेटिक टेंडेंसीज थी उसको कंट्रोल करने की कोशिश किया करते थे। साथ ही साथ इसके साथ क्या होगा कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव बना रहेगा, कि अगर कांग्रेस पार्टी ने सही नहीं किया तो उनके जो लीडर्स हैं, जो उनके फैक्शनलिज्म है, जैसे हमने देखा बाद में कि स्वतंत्रता पार्टी कैसे निकल करके अलग होती है। तो इन सभी चीज़ों को इन्होंने क्या है, पॉलिटिकल ऑप्शंस को लाइव रखा, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी क्या है हमारे सामने वाइब्रेंट रही। डेमोक्रेसी का जो रेनबो जो हमारा था, जिसके कलर्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा हर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले थे। और इसी से आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो कांग्रेस पार्टी है और जो उनके लीडर्स हैं वो कितने ज़्यादा सपोर्टिव थे। इट मीन्स ये लोग सबको साथ में लेकर के चलना जानते थे। ठीक है, अगर आप पहली कैबिनेट देखोगे ना, ये क्या है, हमारी पहली कैबिनेट है। कैबिनेट क्या होती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स का वो ग्रुप होता है जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। ठीक है, फोटो को गंदी करना सही नहीं रहेगा। कितनी अच्छी सी फोटो आप देख सकते हो इसमें। ये है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी।
ये सी राजगोपालाचारी जी स्वतंत्रता पार्टी उन्होंने बनाया, ये अबुल कलाम आज़ाद जी आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू जी बैठे हुए हैं, ये हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है, ये हैं डॉक्टर अमृता कौर जी, ये हैं आपके सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो देखिए आप कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज के यहाँ पे लोग हैं, ठीक है। ये हैं जो यहाँ पर क्या है, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट बात करते थे। इट मीन्स ये क्या काफ़ी फोर्स के होम मिनिस्टर थे हमारे, ठीक है। ये और ये क्या है, ये काफ़ी सोशलिस्ट इन नेचर थे, ये कैपिटलिस्ट इन नेचर थे। इनका आपने देखा ही क्या था, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। यहाँ पर देखिए ये विमेन भी हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइनॉरिटी से। तो ये जो पहली कैबिनेट थी कितनी ज़्यादा वाइब्रेंट थी, और इसके अंदर कितने डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी से कितने डिफरेंट आप देख सकते हो आइडियोलॉजी के लोग थे। इट मीन्स जो पहली कैबिनेट हमारी थी वो टोटली रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर थी, ना कि सिर्फ पॉलिटिक्स के फॉर्म में बल्कि सोसाइटी के फॉर्म में भी। और जो इन्होंने डिसीजंस लिए वो आज तक हमारी कंट्री को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। इससे होगा क्या, लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी इन सभी के बीच में। इट मीन्स आज के ऐसा नहीं है कि हर एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी के लोगों का अब्यूज़ करते हैं, पॉलिसी को टोटली निगेट कर देते हैं, अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं था। सबके पॉइंट ऑफ व्यू की क्या है यहाँ पर इम्पोर्टेंस थी और रिस्पेक्ट थी। इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा आज हमारे सामने जो भी एग्जाम्पल आज के सामने सेट हो रखा है, वो काफ़ी एक अच्छा है। जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो आज तक सर्वाइव कर रही है इन लोगों की वजह से ही, इनकी आइडियोलॉजी की वजह से ही। और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में हमारे जो यहाँ पर स्टार्टिंग के लीडर्स रहे हों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रहे हों, या अम्बेडकर जी रहे हों, इनका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल था कि इतनी ज़्यादा पावर हाथ में होने के बाद भी इन्होंने अपोजिशन लीडर्स को, ऐसे लीडर्स को जिनकी आइडियोलॉजी से ये सहमत नहीं थे उतना ज़्यादा, उनको भी इन्होंने क्या है अकोमोडेट किया, ताकि जो डेमोक्रेसी है वो हमारी आगे निकल कर के आए, ठीक है। इससे क्या है, हमारे कंट्री के जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है उसको एक यूनिक नेचर मिलता है, ठीक है, कि डिफरेंट सेक्शंस, ग्रुप्स, इंटरेस्ट सबको हम लोग साथ लेकर के चले, एक प्रॉपर आइडियोलॉजिकल कोलिशन बनाया है हमने, ठीक है। तो इससे क्या है, जो कांग्रेस का फ्रीडम स्ट्रगल का पूरा मूवमेंट था, जो हमारी नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट था, ये इसकी लेगेसी थी कि कैसे थ्रू आउट द फ्रीडम स्ट्रगल हमने देखा कि जब हमारा स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, जब हमने देखा कांग्रेस में सूरत स्प्लिट होता है, उसके बाद फिर 1915 में आप देखते हो गया, 16 में आप देखते हो, 19 में हमें ये चीज़ समझ में आती है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंट्री में डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों को साथ लेकर के चला जाए, तभी चीज़ें सर्वाइव हो पाएंगी, तभी चीज़ें फ्लुएंटली चल पाएंगी। और इसी लेगेसी को हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया भी कंटिन्यू रखा, जिसकी जिसकी हेल्प या फिर जिसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो आज तक हमें देखने को मिलती हैं। ओके, सो ये था हमारा पूरा चैप्टर, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा और हमने इसे यहाँ पर ख़त्म कर दिया। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, कुछ सजेशंस हैं, वो आप लोग दे सकते हो, यू आर फ्री टू गिव दैट, एंड आई होप सो दैट यू पीपल वुड हैव लाइक दिस लेक्चर, एंड if there is any kind of question then you can post that thing in the comment box and I will try to answer it. So till then, thank you, have a nice day, and don't forget to like, subscribe and share.